नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम विल्फ्रेड पेरेटो के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इनके जीवन परिचय, इनकी दो प्रमुख सिद्धांत है, इनकी थियरी है। एक सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और दूसरा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिनके 4 तत्व हैं। उनको डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। इनका कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। इनको प्रकार्यवादी समाजशास्त्री के तौर पर जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इनके क्या विचार हैं, को जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कौन सी 5 पुस्तकें लिखी है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो एक नज़र पहले हम इनके जीवन परिचय पे डाल लेते हैं। तो इनका जन्म इटली में हुआ था। कब हुआ था? 15 जुलाई 1848 को। 1848 को। ये ईयर आपको याद होना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में ईयर से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि क्रम में बताइए इन विचारकों का जन्म कैसे हुआ, किस ईयर के अंदर हुआ। तो 1848 के अंदर इनका जन्म हुआ, इटली के अंदर हुआ। ये मूल रूप से इंजीनियर थे। क्या थे? इंजीनियर थे, भौतिक शास्त्री ये थे। और इनको हम प्रकार्यवादी विचारक के तौर पे समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा क्या दी है? इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन किस प्रकार से अध्ययन करता है? उनका तार्किक तरीके से, प्रयोगात्मक तरीके से अध्ययन करता है। तो ये बातें जब हम इनकी क्रिया का सिद्धांत पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। वैसे मूल रूप से पेरेटो निरंकुश व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, उसके समर्थक थे। वो लोकतंत्र के खिलाफ थे। निरंकुश तंत्र का इन्होंने समर्थन किया है। और इसलिए रेमंड एरोन ने इनका विश्लेषण करते हुए कहा है कि पेरेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? पेरेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते हैं। ऐसा पेरेटो के बारे में किसने कहा? रेमंड एरोन ने कहा। यह प्रश्न है वो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 की भर्ती में पूछा गया था। तो इसके 2 कारण है कि ये ज्ञानोदय के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांत है तार्किकता। क्या है? तार्किकता। ज्ञानोदय में क्या है? एक ही चीज मेन है कि धर्म का स्थान किसने ले लिया? तर्क ने ले लिया। और ये किसका अध्ययन करते हैं? ये अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और जब फ्रांसीसी क्रांति बाद में आती है तो उसमें भी वो क्या कहते हैं? उसमें भी क्या एक प्रमुख है कि लोकतंत्र, लेकिन ये लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं। इसलिए ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध पेरेटो करते हैं, ऐसा रेमंड एरोन ने कहा। ये मुसोलिनी के गुरु थे। तो मुसोलिनी ने अपने गुरु पेरेटो को विदेश मंत्री नियुक्त किया था। क्या किया था? विदेश मंत्री नियुक्त किया था। तो मुसोलिनी के साथ इनके संबंधों के कारण इनको फासिस्ट का पैगंबर कहा जाता है। फासिस्ट वाद का पैगंबर कहा जाता है किनको? विल्फ्रेड पेरेटो को। और मुसोलिनी ने उनको क्या कहा? बुर्जुआ मार्क्स कहा। किसने? मुसोलिनी ने कहा। वैसे अगर प्रश्न आ जाए कि बुर्जुआ मार्क्स के नाम से हम किनको जानते हैं, बुर्जुआ मार्क्स किनको कहते हैं? हम मैक्स वेबर को कहते हैं। लेकिन मुसोलिनी ने किसको कहा? पेरेटो ने कहा है। क्योंकि कार्ल मार्क्स है, वो क्या करते हैं कि कामगार जो लोग हैं वो क्या करते हैं? सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। लेकिन पेरेटो क्या कहते हैं कि नहीं, कामगार लोगों की वजह से परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन किन की वजह से आता है? परिवर्तन बुर्जुआ वर्ग के कारण आता है, अभिजनों के कारण आ जाता है, अभिजात वर्ग के कारण आता है, सर्वहारा वर्ग के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए मुसोलिनी ने क्या कहा? बुर्जुआ मार्क्स। लेकिन अगर वैसे प्रश्न आ जाए तो मैक्स वेबर को बुर्जुआ मार्क्स के नाम से जाना जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं इनके अभिजात वर्ग के या अभिजन वर्ग के या स्वयं भ्रात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत का। क्या है? परिभ्रमण। ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है। परिभ्रमण यानी चक्रीय सिद्धांत है, जो इन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में दिया था 1935 के अंदर। अब क्या है कि ये माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक है 1935 में, इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। और इनकी जो मूल पुस्तक है वो क्या है?
फ्रांसीसी बादशाह में लिखी गई थी 1916 के अंदर, जिसका नाम है ट्रीटाइज। क्या है? ट्रीटाइज। फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई प्लेटो की पुस्तक है। बाद में इसका जब अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो वो हुआ माइंड एंड सोसाइटी। अगर हिंदी में कहेंगे तो मन और समाज। इस पुस्तक में इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है और पहली बार एलिट या अभिजन या अभिजात वर्ग की अवधारणा का प्रयोग है वो प्लेटो ने किया। किसने किया? एलिट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्लेटो ने किया, ऐसा माना जाता है। बाकी अभी ऐसा आया नहीं है कि किसी और ने किया हो। तो अभिजन से तात्पर्य होता है कि उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति। तो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो उच्च परिस्थिति प्राप्त जो लोग होते हैं, राजनीतिक रूप से जो सत्ता में होते हैं, सैनिक में जो टॉप ऑर्डर के जो अधिकारी होते हैं, उद्यमियों में यानी जो उद्योगपति होते हैं, वो सब किस में आते हैं? एलिट वर्ग में आते हैं। अभिजन के तौर पे उनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से प्लेटो जो राजनीतिक रूप से अभिजन है उनकी चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनकी चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने एलिट को क्या कहा कि एलिट यानी अभिजन समाज में थोड़े से श्रेष्ठ जन है। क्या है? श्रेष्ठ जन है जो राजनीतिक रूप से बहुसंख्यक व्यक्तियों पर शासन करते हैं। किस पे करते हैं? राजनीतिक रूप से बहुत सारे लोगों पर शासन करते हैं। तो ये भी कथन है वो पूछा जा सकता है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बनता है, तो थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करना और जितना हो सकेगा मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आज कोई भी डाउट अपने नहीं रहने देंगे प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो ने मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्ग बताए थे। कितने प्रकार के वर्ग बताए थे? दो प्रकार के, शासक वर्ग और अशासक वर्ग। क्या? शासक वर्ग और अशासक वर्ग राजनीतिक तौर पे। तो शासक वर्ग को इसको उच्च वर्ग भी बोलते हैं, इसको अभिजात वर्ग भी बोल देते हैं, इसको अभिजन भी बोल देते हैं। अशासक है इसको विशिष्ट, गैर विशिष्ट वर्ग, इसको विशिष्ट वर्ग भी बोल देते हैं। तो गैर विशिष्ट वर्ग सामान्य लोग, कामगार वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो दो हो गए, एक शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग या अशासक वर्ग। ये दो प्रकार बताए हैं, दो वर्ग बताए हैं विल्फ्रेड प्लेटो ने। अब आगे है कि कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो आज मैं उनको सभी को, मैंने 4-5 किताबें पढ़ी प्लेटो के बारे में, तब जो निष्कर्ष निकला है वो इस प्रकार से है कि प्लेटो ने शासक और अशासक या शासक और गैर शासक की जो अवधारणा है वो किससे ली? सेंट साइमन से ग्रहण की। किससे की? सेंट साइमन से ग्रहण की। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये आंसर की जारी की गई थी। उसमें इन्होंने कहा कि प्लेटो ने शासक और गैर शासक या अशासक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? अशासक वर्ग की अवधारणा किससे ली? सेंट साइमन से ली। लेकिन अगर हम बात करें, शासक को बोल देते हैं अभिजन। क्या बोल देते हैं? अभिजन बोल देते हैं, क्योंकि जब ये शासक की बात कर रहे हैं तो इनका तात्पर्य होता है किससे? प्रशासनिक अभिजनों से होता है। प्लेटो जब शासक कहते हैं तो वो प्रशासनिक या राजनीतिक रूप से अभिजन है, उनका तात्पर्य उनसे ही होता है। तो शासक वर्ग की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? किसने दी थी? मिचेल्स ने दी थी। किसने दी थी? मिचेल्स ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में ये अवधारणा, शासक वर्ग की अवधारणा मिचेल्स ने दी। और शासक और गैर शासक जो वर्ग है, गैर शासक की बात है वो मिचेल्स नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अवधारणा है वो प्लेटो ने सेंट साइमन से ली है। और इन्होंने शासक और गैर शासक के लिए दो प्रयोग किए हैं, शेर और लोमड़ी। शासक वर्ग के लिए शेर और जो सामान्य वर्ग होता है, उनके जो विशिष्ट लोग होते हैं, उनके लिए लोमड़ी शब्द का प्रयोग किया है। तो इस शेर और लोमड़ी की जो अवधारणा है ये इन्होंने मैकियावेली से उधार ली है। इनकी पुस्तक है मैकियावेली के लिए द प्रिंस, उससे ग्रहण की है। तो इन्होंने शेर और लोमड़ी के स्थान पे रेंट, किरायाजीवी शब्द का प्रयोग है वो किया है। तो ये इन्होंने दो वर्ग बता दिए, दो है, एक किरायाजीवी और एक चालाक लोग। किरायाजीवी वो हैं जो साहसी है, जोखिम उठाने वाले हैं, नेतृत्व करता है। और चालाक वे हैं, अवसरवादी वे हैं, लोमड़ी के समान वे हैं जो नीचे से उठते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक तौर पे क्या कहा कि जो सत्ता का परिभ्रमण है वो किससे चलता है? शेर से लोमड़ी, लोमड़ी से शेर, फिर लोमड़ी से शेर। इस प्रकार ये
चक्कर है वो चलता रहता है, सत्ता है वो बदलती रहती है। तो ये मुख्य रूप से इनका राजनीतिक सिद्धांत है। परिवर्तन कैसे होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो राजनीतिक तौर पे तो इनको हमने कह दिया क्या, शासक और अशासक, लेकिन आर्थिक तौर पे इनको सट्टेबाज या निश्चित आय वर्ग, किरायाजीवी वर्ग कहते हैं आर्थिक तौर पे, और आदर्श तौर पे इनको विश्वासी और अविश्वासी के तौर पे जानते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है वो राजनीतिक हो गया, और ये सट्टेबाज और निश्चित आय वाला हो गया, ये आर्थिक हो गया, और विश्वासी और अविश्वासी ये आदर्शात्मक तौर पे इनका वर्गीकरण हो गया है, दो वर्गों का। अब ये परिवर्तन होता कैसे है? तो ये कहते हैं कि अभिजात वर्ग धीरे धीरे अपनी योग्यता खोने लगता है, कुशलता है वो खोने लगता है, और धीरे धीरे उनका स्थान है जो निम्न वर्ग से योग्य, कुशल, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो लेने लगते हैं, और वो अभिजात वर्ग में शामिल हो जाते हैं। और जो अभिजात वर्ग होता है वो सामान्य जनता में शामिल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो पहले मुगल अपने शासक वर्ग में थे, अभिजात वर्ग में आते थे। आज मुगलों की जो संतानें हैं, दिल्ली में कोई तो चाहे ढाबा चला रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि उज्बेकिस्तान में वो आज अपना शरीर बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी वो अभिजात वर्ग से कहाँ आगे, सामान्य जनता में आगे, और सामान्य जनता से जो लोग उठे थे। तो इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है कि सामान्य से वो किस प्रकार से आता है, फिर उनके वापस नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार इतिहास है वो क्या है, इतिहास विशिष्ट या कुलीन वर्गों की कब्रगाह है। ऐसा किसने कहा? ऐसा प्लेटो ने कहा। ये स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। अभिजात वर्ग होते हैं वो स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं, और मुट्ठी भर जो एलिट लोग होते हैं इनके पतन से ही सामाजिक परिवर्तन शुरू होता है। क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि इनका पतन हो जाता है, नए लोग हैं वो उभर कर आते हैं, फिर वो नए तरीके से कार्य प्रारंभ करते हैं, इसलिए समाज के अंदर परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन का जो चक्कर है वो चलता रहता है, इसलिए इनके सिद्धांत को परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत कहा जाता है। तो अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अभी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ा, अगर प्लेटो के बारे में मुझे कोई नया तथ्य मिला तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वो चेक करते रहना। जब भी कोई नया तथ्य या कोई नई बात या कोई नया प्रश्न आएगा, मैं उसको, क्योंकि ये क्लास तो बन चुकी है, अब इसमें तो चेंजिंग हो नहीं पाएगी, तो कुछ नए तथ्य उभर कर आएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको मैं कमेंट के जरिए दूर करने का प्रयास करूंगा। अब आगे है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। तो ये भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत है वो 3 लोगों ने दिए। मुख्य रूप से कितने लोगों ने दिए? 3 लोगों ने दिए। किन किन ने दिया? एक मैक्स वेबर ने दिया पहली बार, दूसरी बार प्लेटो ने दिया, और तीसरी बार पार्सन्स ने दिया। तो मैक्स वेबर के क्रिया सिद्धांत को हम पढ़ चुके हैं, प्लेटो को आज पढ़ेंगे और पार्सन्स को कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे। तो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में, या जो सामाजिक व्यवस्था है उनमें मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं होती है। मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं होती है, और इन भावनाओं से ही, इन संवेदनाओं से ही व्यक्ति सामाजिक क्रिया करता है। तो इन मानवीय संवेदनाओं से उत्पन्न सामाजिक क्रियाओं को प्लेटो है वो 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 तार्किक क्रिया, और नंबर 2 अतार्किक क्रिया। ये 2 क्रिया बताए हैं, 2 ही उन्होंने वर्ग बताए थे, शासक और अशासक, या शासक और गैर शासक, और 2 ही प्रकार की क्रिया उन्होंने बताई है। पहले बात करते हैं तार्किक क्रिया, लॉजिकल क्रिया। तो तार्किक क्रिया तो हम सभी जानते हैं जिसमें तर्क का होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो पहले हम सोच विचार करते हैं, और सोच समझकर वही काम करते हैं जिसको हमें बेनिफिट होता है। जैसे कि मैं कभी कोई ऑनलाइन बुक्स लेनी होती है तो मैं अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे उसको सर्च करता हूँ, और जहाँ मुझे सस्ती मिलती है मैं ऑर्डर करता हूँ। यानी मैंने जो चीज़, मेरा जो लक्ष्य था किताब खरीदने का, या आपका कोई भी लक्ष्य हो सकता है, तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त साधन लगा, जो सस्ता लगा, उपयुक्त लगा, तो अगर उन साधनों का प्रयोग किया जाता है तो उसको कहते हैं
तार्किक क्रिया या बुद्धि संगतता। तो बुद्धि संगतता के आधार पर खुद के लाभ और नुकसान का ध्यान रखते हुए अगर कोई क्रिया की जाती है तो उसे तार्किक क्रिया कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जो अपनी आर्थिक क्रियाएं होती है, जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो तार्किक ही होती है। हम बड़े सोच समझ कर इनको फिर निर्धारित करते हैं और लाभ और नुकसान हम देखते हैं। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं तो उससे मोल भाव करते हैं, तो वो क्या है, तार्किक क्रिया है। इसमें कार्य कारण संबंधों पर आधारित होती है। भी कार्य जो कर रहे हैं उसका कारण भी होता है। जो चीज क्रिया हम करेंगे उसके पीछे कारण क्या होगा कि ये हमें सस्ती पड़ रही है, ये हमें उपयुक्त पड़ रही है, इसलिए इसको हम खरीद रहे हैं। तो इसमें संवेगात्मक नहीं होती है, भावनात्मकता इसमें नहीं होती है। क्या नहीं होती है? भावनात्मकता इसमें नहीं होती है। जैसे आपको गुस्सा आ गया और आपने अपने बच्चे को तुरंत एक थप्पड़ लगा दिया और बाद में आपको पता चला कि उसकी गलती थी नहीं, तो वो क्या हो गया? वो कोई तार्किक क्रिया नहीं है, वो क्या आ जाएगी? अतार्किक। तो दूसरी प्रकार की जो क्रिया है वो है अतार्किक क्रिया, यानी जो क्रियाएं तर्क संगत नहीं है, जो क्रियाएं तार्किक नहीं है, वो क्या है? अतार्किक होती है। क्या होती है? अतार्किक होती है। उसमें उचित अनुचित का कोई ध्यान में नहीं रखा जाता है। जैसे कि हमने दुकानदार से एक सामान खरीदा और उसके लिए हमने 20 रुपये उससे कम करवा लिए कि ये देखो 20 रुपये तो मैं नहीं, 500 रुपये की चीज़ आपको 480 रुपये ही दूंगा। ठीक है, 20 रुपये आपने वहाँ से ले लिए, तो ये तो तार्किक क्रिया हो गई। और आपको कोई गरीब आदमी दिखाई देता है जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है या कपड़े नहीं है, तो अगर वो आपसे कुछ मांगता है तो आप उसको अगर 100 रुपये दे देते हो, तो 100 रुपये क्यों दिए? आपको वापस तो मिलने वाले नहीं है, लेकिन किस आधार पे दिए? अपने भावनात्मक भावनाओं में बहकर इस प्रकार से किए। ऐसा है वो मुख्य रूप से जो प्रेमी प्रेमिकाएं होती है वो एक दूसरे से जो क्रियाएं करते हैं, वो चांद तारों को तोड़ लाने की जो बात करते हैं, वो सब क्या है? अतार्किक क्रियाएं हैं। सब कुछ अपना लुटा देते हैं, कई है वो अपने आप को समाप्त भी कर लेते हैं। तो ये सब क्रियाएं हैं जो प्रेम से, द्वेष से, विश्वासों से, परंपराओं से, इनसे प्रेरित होती है। ये सब क्या होती है? अतार्किक क्रिया होती है। इसमें आगमनात्मक नियम विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर हम उनको फिर, विशिष्ट होती है हमारी क्रिया। हमारी क्रिया क्या होती है? विशिष्ट होती है। हम उसको सामान्य जोड़ देते हैं कि बेचारा भूखा था, उसको भोजन खिला दिया, बेचारे के जूते नहीं थे, उसको दे दिए, ये तो मेरा प्रेम है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। तो फिर आप उसको सामान्य चीज़ें बनाते हैं, बाकी सारे ही करते हैं। शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल ही बना दिया था। तो इस प्रकार को विशिष्ट कार्य को हम एक सामान्य तौर पे देखते हैं। अब क्या होता है कि तार्किक जो क्रिया है, अतार्किक क्रिया, उसके अंदर दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। वो क्या होती है? एक तो ये अपशिष्ट चालकों से प्रेरित होती है। इसके पीछे क्या होते हैं? चालक यानी उसको चलाने वाले, चालक यानी ड्राइवर, गाड़ी को जो ड्राइवर चलाता है। इसी प्रकार से जो हमारी अतार्किक क्रियाएं होती है वो किससे प्रेरित होती है? अपशिष्ट चालक का है। उनको क्या है? अपशिष्ट चालक का है। किसने? प्लेटो ने। और ये जो अपशिष्ट चालक जो कार्य करते हैं, जो कार्य कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, उसको भ्रांत तर्क क्या करते हैं? भ्रांत तर्क उसको तर्क संगत ठहराते हैं, उसको उचित ठहराने का कार्य करते हैं। तो क्या है अपशिष्ट चालक और भ्रांत चालक? पहले हम बात कर लेते हैं अपशिष्ट या अवशेष चालक के बारे में। रेजिड्यूज क्या है? रेडिड्यूज, ये अंग्रेजी का शब्द है, वो थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंदी में हो सकता है कोई और नाम भी इसका आ जाए। तो मनुष्य की जो अतार्किक क्रियाएं होती है, उनके प्रेरणा स्रोत, जो भावनाएं होती है, जो मनोभाव होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, उनको ही अपशिष्ट चालक कहा जाता है। उनको ही अपशिष्ट चालक कहा जाता है। भी जब हम कोई करते हैं कार्य, अतार्किक कार्य, यानी किसी को गिफ्ट दे दिया, फिर घर वालों से छुपा भी लेते हैं, किसी से चोरी छिपे मिलने चले भी जाते हैं, और या कोई भी हम ऐसा कुछ करेंगे, गुस्से में कुछ बोल भी दिया है, किसी को थप्पड़ भी लगा दिया है, तो जो भी अतार्किक क्रिया होती है, तो उनके पीछे जो भावनाएं होती है, जैसे हम किसी के प्रति अगर अच्छे से पेश आ रहे हैं तो क्या, कौन सी भावना है? प्रेम भावना है। अगर हम किसी से अगर उसको टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हैं, जैसे कि अक्सर हमारे परिवारों में होता है, तो उसको क्या है? वो ईर्ष्या मनोभाव होता है, क्रोध मनोभाव होता है। तो इन मनोभावों को ही अपशिष्ट चालक कहते हैं। और परंपरा, रीति रिवाज, विश्वास, इनसे जो प्रेरित क्रियाएं हैं वो भी क्या है? ये भी एक प्रकार के
अपशिष्ट चालक के आधार होते हैं। जैसे ही हम किसी मंदिर के आगे से गुजरते हैं, हम अपना सर झुका लेते हैं, तो उसके पीछे तर्क नहीं हो सकता कि वहाँ पर देवी देवता है या नहीं है। तो ये श्रद्धा का विषय होता है, तो ये अतार्किक क्रियाओं में शामिल होता है। तो प्लेटो ने कुल 6 प्रकार के अपशिष्ट चालक बताए हैं। कितने प्रकार के अपशिष्ट चालक बताए हैं? 6 प्रकार के अपशिष्ट चालक बताए हैं। नंबर 1, सम्मिलन। सम्मिलन या सम्मिलित करना, विरोधी तत्वों को मिलाना। क्या है? विरोधी तत्वों को मिलाना, यानी जिनके बीच में कोई संयोग नहीं होता है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। मिला देते हैं। जैसे कि कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि अब हमारे साथ बुरा होने वाला है। अब क्या है? हमारे साथ बुरा होने वाला है। तो बिल्ली काटने का और बुरा होने का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसके पीछे आप कोई लॉजिक लगा सकते हो क्या कि बिल्ली काट गई तो रास्ता काट गई तो बुरा ही होगा? नहीं लगा सकते। या आज पक्षी अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, तो उसमें अभी अब बरसात हो जाएगी, मौसम सुहावना हो गया है तो बरसात हो जाएगी, तो उनका बोलना तो स्वाभाविक है, बरसात होना एक अलग बात होती है। तो जब हम दो विरोधी तत्वों को या घर में बोल देते हैं ना, ये हमारे जैसे राजस्थान में कहावत होती है कि नमक अगर आपने गिरा दिया तो बहुत बुरा है। तो क्या है? बहुत बुरा है। अगर घर में आज कोयल बोल गई या कोयल बोल गई तो क्या होगा कि कोई मेहमान आएगा। तो ये सब क्या है? अतार्किक सम्मिलन चालक है, विरोधी तत्वों को मिलाना। लोमड़ी वाली जो उदाहरण है वो इसका एग्जाम्पल होता है। एक है समूह स्थायित्व, यानी जो हमारे पारस्परिक संबंध होते हैं उनको स्थायित्व प्रदान करना। जो भी हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, हम किसी के प्रति अगर सम्मान प्रकट करते हैं, हमारे पूर्वजों के प्रति हम उसकी श्राद्ध पे हमेशा पूजा पाठ करते हैं, उनकी जो पुण्यतिथि होती है उनको स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये समूह स्थायित्व चालक हो गए। सामाजिकता, काम वासना, यौन संबंधी काम वासना, व्यक्तित्व निर्माण या बाह्य क्रियाओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो ये सारे के सारे ऐसे कारण हैं जो हमें अतार्किक क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जिस व्यक्ति में जो चालक होता है वो वैसा ही व्यवहार करता है। अगर प्रेम है तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा, क्रोध है तो क्रोध पूर्वक व्यवहार करेगा। और ये अपशिष्ट चालक क्या है? सार्वभौमिक होते हैं। अगर हम इनकी बात करें विशेषताओं की, तो ये क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। ये मनुष्य की संवेदना और भावनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही ऐसा करते हैं। हम ही अपने बच्चों से डांटते हैं, गलत डांट देते हैं, या ईर्ष्या रखते हैं, या किसी से प्रेम करते हैं। तो ये सब जगह होता है। और सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है उनमें उन्होंने प्रथम 2 चालकों को, सम्मिलन का सिद्धांत है उनको महत्वपूर्ण माना है। ये 2 जो चालक हैं, एक सम्मिलन का हो गया, दूसरा समूह स्थायित्व का हो गया। तो ये 2 महत्वपूर्ण चालक हैं। आगे है भ्रांत तर्क। क्या है? भ्रांत तर्क। क्या होता है भ्रांत तर्क? डायवर्सन। क्या होता है? ये अपशिष्ट चालक के जो कारण होते हैं प्रेम या जो भी मनोभाव होते हैं, यानी जो अतार्किक या प्रयोगात्मक क्रिया होती है, उनके जो चालक होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई तर्क देते हैं। उनके पीछे कोई तर्क देते हैं। जैसा क्या है कि आपका नुकसान हो गया, या आपने 100 रुपये दान दे दिए, और फिर क्या होगा? आप कहोगे अगर मैं बीमार हो जाता तो मेरे 500 रुपये लग ही जाते, तो इससे अच्छा क्या हो गया, मैंने उसको 100 रुपये दान दे दिया, तो अपने आप को संतुष्ट कर लिया तर्क देकर। तो इन तर्कों के पीछे अपशिष्ट चालक जो अतार्किक क्रिया करते हैं, तो उनके पीछे कोई जो तर्क रहता है, उन तर्कों को ही भ्रांत तर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रांत तर्क कहा जाता है। भ्रांत तर्क क्या है? क्रियाओं का समूह है जिसके द्वारा कर्ता अपने व्यवहार की तार्किकता या औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और भ्रांत तर्क है वो समय, स्थान एवं परिस्थिति के आधार पर बदलते रहते हैं। किसके आधार पे? समय, स्थान एवं परिस्थिति के आधार पर बदलते रहते हैं। जब आपको कोई काम करना होता है तो आप तर्क दे देते हो, एल जो भी होता है कि आज तो तबीयत सही नहीं है, और जब वही दोबारा बात आती है तो हम उन तर्कों को नकार देते हैं कि नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, आपका ही कार्य है ये। बीमार हो गए तो क्या हो गए, तो हम क्या है, समय के साथ उसको बदल गए, परिस्थितियां बदल गई,
तो इस प्रकार समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार ये जो भ्रांत तर्क है वो क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। परिभाषा यही है कि क्रियाओं का वह समूह जिसके आधार पर कर्ता अपने व्यवहार की तार्किकता को सिद्ध करता है उसे भ्रांत तर्क कहते हैं। और भ्रांत तर्कों को मुख्य रूप से 4 रूप बताए गए हैं, 4 प्रकार है वो प्लेटो ने बताए गए हैं। एक पुनरावर्तक कथन या घोषणाएं जो बार बार हम करते हैं, जैसे कि ईश्वर होता है, ईश्वर होता है, ईश्वर होता है। सत्ता के प्रति निवेदन, यानी जो राजनीतिक जो सोच होती है हमारी, तो उसमें हम बंट जाते हैं, तो उसके प्रति हमारा निवेदन होता है, तो वो भ्रांत तर्कों की श्रेणी में आता है। तो कई बार अगर बीजेपी का समर्थक है वो बीजेपी की गलत बात को भी सही ठहराएगा अतार्किक रूप से, कांग्रेस का अगर कोई समर्थक है तो वो कांग्रेस की बातों को सही ठहराएगा। कोई भी पार्टी हो, अपने उससे क्या लेना देना, लेकिन सत्ता के प्रति निवेदन के कारण लोकप्रिय जो समाज के जो लोकप्रिय मूल्य होते हैं, ईमानदारी है, सत्यता है, आपको 1000 रुपये मिले पर्स में और एड्रेस लिखा था, तो आप क्या करते हो, आप उनको लौटा देते हो, तो ये क्या है, आपकी ईमानदारी है। तो इस प्रकार के मूल्यों से प्रेरित होकर जो क्रिया करते हैं वो भी एक प्रकार का भ्रांत तर्क है। विशुद्ध मौखिक हेराफेरी, विशुद्ध मौखिक हेराफेरी, ये यानी काम नहीं करने के बहाने है, वो भी इसका एक रूप है। तो पार्सन्स ने भी प्लेटो के सामाजिक क्रिया सिद्धांत को अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में इसका पुनर्परीक्षण किया है और इनकी चर्चा भी की है। वो इससे निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं, वो कहते हैं कि जो पार्सन्स कहते हैं कि प्लेटो का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो क्या है, उसके 3 तत्व हैं, कर्ता, क्रिया एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति। कर्ता मस्तिष्क की अवस्था या स्टेट ऑफ माइंड के अनुसार चीजों को करता है, क्रियाओं को करता है और उनके द्वारा उनके मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये त्रिभुज बनाते हैं, तीनों पे ये अलग अलग चीजें है यहाँ पे, तो ये एक दूसरे को प्रभावित है वो करती रहती है, ऐसा पार्सन्स ने इनका अवलोकन किया है। अब अगर हम बात करें कि तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रियाओं में क्या अंतर है, तो देखो अर्थशास्त्र है वो केवल तार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जो आर्थिक क्रियाएं होती है जो अर्थशास्त्र है, क्योंकि प्लेटो समाजशास्त्री के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी है। तो वो क्या कहते हैं, अतार्किक क्रियाएं होती है, जो आर्थिक क्रियाएं होती है अर्थशास्त्र में तार्किक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, और जो समाजशास्त्र है उसमें अतार्किक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। समाजशास्त्र क्या है, अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है और अर्थशास्त्र है वो तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो ये अंतर है। और जो कामगार वर्ग की जो अवधारणाएं होती है, जो क्रियाएं होती है, वो क्या होती है, अतार्किक होती है, और जो शासक वर्ग की जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, तार्किक होती है। यानी कामगार लोग अतार्किक मनोभावनाओं द्वारा निर्देशित होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं वो क्या होते हैं, तार्किक क्रियाएं उनकी होती है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था प्लेटो इष्टतम या सामाजिक कल्याण संबंधी या कल्याण अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। तो इनके लिए क्या है कि बगैर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, कम से कम किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति की स्थिति में सुधार करना क्या कहलाता है, कल्याण कहलाता है। तो ऐसा बाजार विनियम जो किसी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करे हुए अगर किसी को लाभ पहुंचाता है तो उसको अर्थशास्त्र की परिभाषा में प्लेटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेटो सुधार कहते हैं। और प्लेटो इष्टतमा है कि अगर बगैर नुकसान पहुंचाए अगर सुधार नहीं किया जा सकता, यानी इसका लगभग विपरीत हो गया, तो उसको प्लेटो इष्टतमा कहते हैं। तो ये सिद्धांत है इनका 3 अनुमानों पर आधारित है। ये सिद्धांत है वो 3 अनुमानों पर आधारित है। कौन कौन से अनुमान है कि व्यक्ति स्वयं कल्याण का निर्धारण करता होता है, यानी व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है कि उसका कल्याण किस में है। ओ यानी क्या हो गया, दूसरी बात भी सेम ही होगी कि कल्याण है वो व्यक्तिगत होता है, और अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर उस व्यक्ति का कल्याण होता है तो वही सामाजिक कल्याण है। तो वो कहते हैं कि सत्य की खोज होनी चाहिए, भले ही स्वर्ग में हो या नरक के अंदर हो। अब है इनके प्रकार्यवादी विचार। ये प्रमुख प्रकार्यवादी विचारक हैं और समाज को, अगर एक कथन में इनका
प्रश्न आ भी जाए कि किसने कहा कि समाज या समाजशास्त्र स्वसंतुलनकारी है, एक संतुलित व्यवस्था है समाज, तो ऐसा किसने कहा? तो ऐसा प्लेटो ने कहा। तो जिस प्रकार प्रत्येक की व्यवस्था होती है, समाजशास्त्र की भी एक व्यवस्था होती है। जिस प्रकार से भौतिक पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था या समाज भी परस्पर निर्भर इकाइयों से मिलकर बनते हैं। अगर एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा। तो ये इनकी सोच थी और इसलिए इनको प्रकार्यवादी विचारक कहते हैं। और ये क्या थे? मूल रूप से मैंने क्या कहा, ये खगोल शास्त्री भौतिक शास्त्र में पढ़े लिखे थे, इंजीनियर ये बन चुके थे। तो ये प्राकृतिक विज्ञानों की में नियमों से प्रभावित थे। जैसे कि इसकी तुलना करेंगे तो किसके साथ होगी? अगस्ट काम्टे की। अगस्ट काम्टे भी समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों से समझने का प्रयास करते थे और प्लेटो भी उसी राह पे चलते हैं। वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि समाजशास्त्र को खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री या फिजिक्स के मॉडल पर ढाला जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि समाज एक प्रयोगात्मक वास्तविकता है। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक प्रयोगात्मक विधि से अध्ययन करता है। और इसमें जो तार्किक क्रिया है, इसके अंदर दोनों चीजें शामिल होती है, एक व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने हिसाब से क्रियाओं को कोई अर्थ प्रदान करता है, और वस्तुनिष्ठता होती है कि इनमें अंतर ये है कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी है, उसमें क्या होता है कि समस्त दृष्टिकोण से क्रियाओं को समझा जाता है, और ऑब्जेक्टिविटी में व्यक्ति अपनी तरफ से लोगों को या चीजों को निर्धारित करने का प्रयास करता है। तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र ना तो केवल व्यक्तिनिष्ठ या ना ही केवल वस्तुनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दोनों के आधार पर किसी एक आधार पर इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो तार्किक क्रियाओं में ये दोनों चीजें शामिल होती है। तार्किक क्रियाएं दोनों का समायोजन है, सामंजस्य है। तो ये इनके सिद्धांत हो गए, 4 प्रमुख बातें आ गई। इनका प्रकार्यवादी सिद्धांत, कल्याण संबंधी सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। अब एक नजर इनकी पुस्तकों पे डाल लेते हैं। इनके जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, अभी मैं केवल थियरी पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें अगर बच भी गई है तो इन सब पे हम एक एक ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी चलाएंगे। थोड़ा अभी सब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव हम भी करेंगे। तो उसमें अगर कोई चीज बच गई है या इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम हल करेंगे। लेकिन अभी लगभग 1 महीने तक 15 फरवरी तक सब्जेक्टिव क्लास लेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्लासें होगी। इनकी पुस्तक है ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, पहली पुस्तक होगी सोशियोलॉजिस्ट सिस्टम। दूसरी पुस्तक है ट्रीटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी 1916 के अंदर। और इसी पुस्तक का ये अंग्रेजी अनुवाद है जो इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक यही है, माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी 1935 इसके 4 वॉल्यूम है, ये 4 भागों में प्रकाशित है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, माइंड एंड सोसाइटी, मन और समाज। हो सकता है हिंदी में, अगर आप अंग्रेजी में नहीं देखेंगे तो हम क्या होगा, पुस्तक का नाम होगा कि मन एवं समाज। पुस्तक किसने लिखी बताइए? मन एवं समाज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें अंग्रेजी शब्दावली भी एक बार देखनी चाहिए। सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स 1966 के अंदर, और द अदर प्लेटो 1980 के अंदर। इनकी मृत्यु की जो इनका जीवन काल था वो कब तक चला था? वो चला था 19 अगस्त 1923 तक, 19 अगस्त 1923 तक। तो ये आज हमारे विल्फ्रेड प्लेटो के बारे में चर्चा की। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।